नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। दोस्तों आज बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर और ये आपका मॉडल पेपर नंबर 5 है आज। इससे पहले हमने 4 पेपर हल करा दिया। अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो एक बार उनका भी एनालिसिस करो, क्योंकि ये निमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है जो यहीं से पूरा पेपर हर बार पूछा जाता है। तो साथ ही दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इन पेपरों की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है तो उसको ज्वाइन करो, या आप खुद भी ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करिए। और आपका पहला क्वेश्चन क्या आज, यानी 56 तक हो चुका था, 57 नंबर क्वेश्चन देखो। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों, आर्मेचर का प्रतिरोध मापने के लिए हम कौन से मापन का उपयोग करेंगे? तो वो होता है दोस्तों आपका केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज यानी जो सबसे कम प्रतिरोध मापता है वो केल्विन ब्रिज होता है। मेगर होता है वो आपका इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। बल्कि मल्टीमीटर होता है, ये क्या होता है? मल्टीमीटर यानी VA यानी वोल्टेज विद्युत धारा और प्रतिरोध मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मल्टीमीटर। श्रेणी प्रकार का ओमीटर, दोस्तों आपके ओमीटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है श्रेणी, एक होता है शंट। यानी उच्च मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए शंट प्रकार का ओमीटर काम में लेते हैं, और निम्न मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करने के लिए श्रेणी प्रकार का ओमीटर काम में लेते हैं। और आपका आर्मेचर का प्रतिरोध मापने के लिए क्या काम में आएगा? केल्विन ब्रिज। तो पहले का राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, और क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो बताओ दोस्तों, शॉर्ट और ओपन सर्किट टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा उपकरण काम लेंगे? तो दोस्तों हम उसे बोलते हैं आपका बाहरी ग्राउलर। यानी ग्राउलर के अंदर रखेंगे, फिर उससे पता चल जाएगा वाइंडिंग शॉर्ट है या ओपन है। पहला है आपका टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर यानी होता है दोस्तों क्लिप ऑन टेस्टर। ये क्या होता है? यानी चालू लाइन में विद्युत धारा का मान दर्शाने वाला एक यंत्र होता है, जिसके वायर के बीच में इसको फंसा जाता है। इससे बता देगा ये कितनी एम्पीयर की धारा ले रहा है। तो ये इसका बाहरी ग्राउलर, यानी इसके बीच में रखेंगे। आंतरिक ग्राउलर काम में नहीं आएगा। और ये हो गया आपका डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का मतलब होता है जहाँ पर मान अंकों में दर्शाया जाता है, तो इसके बीच में मान अंकों में दर्शाया जाएगा, तो ये हो गया आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 58 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? DC मोटर की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है? यानी आपका डायग्राम में जो चित्र में गति नियंत्रण की विधि दर्शाई गई है, यह विधि कौन सी है? तो दोस्तों यह आपकी आर्मेचर डायवर्टर विधि। यानी आपका आर्मेचर है तो आर्मेचर द्वारा इसकी स्पीड यानी गति को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका आर्मेचर डायवर्टर विधि, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्या है? और क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, DC फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? यानी DC फील्ड कोयल के लिए हम किस तार का उपयोग करेंगे? दोस्तों इसका राइट आ जाएगा सुपर इनेबल्ड तांबे का तार। राइट आंसर, वाइंडिंग के लिए यही तार काम में आता है। ठीक है, तो सुपर इनेबल्ड तांबे का तार यानी सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं दोस्तों। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? उस 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो बताओ दोस्तों, DC मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को पता होगा कि N बराबर होता है EB/φ। यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी बैक EMF यानी विरोधी विद्युत बल का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपकी गति बढ़ेगी फ्लक्स का मान घटेगा। यानी अगर फ्लक्स का मान घट रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये सूत्र होगा इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 4 पोल DC मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होंगे? यानी 4 पोल DC आर्मेचर वाइंडिंग में डुप्लेक्स में लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? तो दोस्तों एक तो होती है लैप, एक होती है वेव। तो लैप में L बराबर क्या होता है? P होता है।
तो अब आपको पता है लेप वार्निंग के 4 पोल है, लेकिन दोस्तों डुप्लेक्स दे रखा है। अगर डुप्लेक्स दे रखा है तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है लेप, एक होती है वेब। तो लेप में तो होता है दोस्तों a बराबर 2 और वेब में क्या होता है a बराबर p। तो इसमें समांतर पथ 4 दे रखे हैं, लेकिन आगे की कितने 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे 2। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका a, यानी इसके राइट आंसर आएंगे 2। ठीक है, समझ गए? समझ में आया तो देख लो। एक होती है लेप वार्निंग, होती है वेब। लेप में होती है a बराबर 2 और वेब में होती है a बराबर p, यानी जितने समांतर पथ होंगे उतने क्या होंगे, सॉरी जितने पोल होंगे उतने समांतर पथ होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है और क्वेश्चन क्या है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? तो बताओ दोस्तों, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करेगा? तो दोस्तों वो होता है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या होएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक बार क्वेश्चन देख लो फिर आंसर देखते हैं। डीसी मोटर का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों, इनमें से डीसी मोटर का आपको डायग्राम में दे रखा है, तो ये डायग्राम में जो मोटर दे रखी है तो ये मोटर कौन सी है? चित्र देख के आप अच्छे से बता सकते हो। यानी जहाँ पर वार्निंग समांतर क्रम में वो मोटर कौन सी, शंट वार्निंग नहीं, यानी आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या है, शंट फील्ड वार्निंग मान लो, या शंट फील्ड वार्निंग के समांतर क्रम में आर्मेचर। तो ये हो गया आपकी डीसी शंट मोटर। अगर श्रेणी में होती तो ये डीसी श्रेणी मोटर हो जाती। अगर श्रेणी और समांतर दोनों होता तो ये क्या हो जाती है आपकी डीसी संचयी यौगिक मोटर। ठीक है, क्योंकि आपकी कंपाउंड मोटर 2 प्रकार होती है, एक तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? ए। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? क्वेश्चन है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो बताओ दोस्तों, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों वो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर की धारा की गणना का सूत्र के लिए क्या आएगा? तो दोस्तों ये आएगा आपका आर्मेचर करंट बराबर V माइनस EB, यानी V यानी क्या हो गया सप्लाई वोल्टेज, EB यानी विरोधी विद्युत बल, और RA यानी आर्मेचर का प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका C। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन से नियम लागू किया जाता है? यानी डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो दोस्तों क्रॉस स्क्रू का नियम नहीं होता है, दाहिने हाथ का नियम नहीं होता है। आगे बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी मोटर की दिशा बताने के लिए क्या आएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन 68 नंबर है। क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे, यानी जो डायग्राम में चित्र दर्शाया गया इसका क्या नाम है? तो दोस्तों यह है आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, यानी कुल मिला के आपके आर्मेचर वार्निंग के समांतर क्रम में शंट फील्ड वार्निंग है, और इन दोनों से अलग करके आपकी क्या गई है? सीरीज फील्ड वार्निंग की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये गई, तो यह हो गई आपकी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। राइट आंसर डी। 69 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों ईएमएफ की गणना करने का सूत्र होगा आपका फाई ZN बटा 60 PA, यानी आपका राइट आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स भी आएगा, Z यानी आर्मेचर चालकों की संख्या, N यानी स्पीड, P यानी पोल की संख्या, 60 नियतांक है, A यानी समांतर पथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है उपकरण का नाम क्या है? यानी आपको जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो दर्शाया गया है ये क्या है दोस्तों? तो मेघगर्त तो नहीं होगा, मेघगर्त तो मापता है दोस्तों। दूसरा है भू प्रतिरोध परीक्षण, भू प्रतिरोध परीक्षण ये भी नहीं आएगा अर्थ मेरा। एक होता है आंतरिक ग्राउलर, एक बाह्य ग्राउलर। तो दोस्तों इन दोनों में से होगा, तो आप बताओ कि आंतरिक ग्राउलर है या बाहरी ग्राउलर है? तो दोस्तों यह है आपका बाहरी ग्राउलर, क्योंकि इनके बीच में क्या रखा जाता है? उसके आर्मेचर को रखा जाता है, फिर वो यह बताता है कि ओपन है या शॉर्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? यदि कोवाइल पिच पोल पिच से कम है तो वार्निंग का नाम क्या है? यदि
कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वार्निंग का क्या नाम होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों क्या नाम होगा? तो वो होगा आपका शॉर्ट कॉइल कोटेड वार्निंग। यानी अगर पिच का मान कॉइल पिच का मान पोल पिच से कम है तो वो हो जाएगी आपकी शॉर्ट कोटेड वार्निंग। यानी राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? यानी आपका 4 बिंदु स्टार्ट होता है, उसके होल्डिंग कॉइल के श्रेणीक्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है। वो प्रतिरोध क्यों लगाया जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा होल्डिंग कुंडली में करंट सीमित करने के लिए। अब इसके करंट को सीमित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके 3 पॉइंट स्टार्टर में ये आपका प्रतिरोध नहीं था, तो उसमें क्या होता है कि ट्रिप होने का दोष था, तो उस ट्रिप होने के दोष को दूर करने के लिए ये प्रतिरोध लगाया गया है, जिससे क्या होगा कि होल्डिंग कुंडली में करंट सीमित करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। क्वेश्चन क्या है? डीसी मोटर डीसी सीरीज मोटर को किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कौन सी इलेक्ट्रिक ट्रेन है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फील्ड डाइवर्टर विधि। क्या आएगी? फील्ड डाइवर्टर विधि। यानी राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रेणी में क्यों जोड़ा जाता है? तो बताओ दोस्तों शंट फील्ड वार्निंग को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो दोस्तों देखते हैं क्यों जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन क्या है इसके? तो पहला है होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाए, होल्डिंग करंट घटाए, शंट फील्ड से करंट को बचाए, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षा करे। यानी अगर करंट सीमित हो जाएगा तो ये इसकी क्या कर लेगा? सुरक्षा कर लेगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर द्वारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा ही क्यों बदल दी जाती है? तो बताओ दोस्तों क्यों बदल जाती है? तो इसका राइट आंसर मोटर विशेषताओं को बनाए रखने, क्योंकि अलग अलग मोटर की अलग अलग विशेषता होती है, तो उन विशेषताओं को बनाए रखने के लिए इसकी दिशा बदली जा सकती है। 76 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे की गति नियंत्रण विधियाँ प्रदान करती है। यानी सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए कौन सी आएगी? आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगर आपको पूछे कि सामान्य से अधिक गति नियंत्रण, तो दोस्तों वो आती है आपकी फील्ड नियंत्रण विधि। तो इसका अगर आपको सामान्य से अधिक पूछे तो फील्ड नियंत्रण विधि, अगर सामान्य से कम पूछे तो आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों उद्योगों में हम डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए स्टार्टर आवश्यक क्यों? तो आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। यानी अगर आर्मेचर को हम कम करंट देंगे तो उसके जलने का खतरा कम रहेगा। साथ ही डीसी मोटर में शुरू में बैक ईएमएफ का मान शून्य होता है, अगर हम डायरेक्ट सप्लाई देंगे तो उसकी वार्निंग जल सकती है। तो इसी के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की आती है? अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि अलग अलग होता है, जैसे YA ये होता है। तो इसमें Y की पोजीशन तो क्या आएगा? 90, फिर 105, फिर ये 105 आ गया, फिर यहाँ पर आएगा 120, ये आएगा 130, यहाँ क्या आएगा 155, यहाँ क्या आएगा 180, इसमें आएगा 200 से लेके 250 तक। तो यहाँ पर हमें कौन सा पूछ रहा है? बी वाला पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों बी में इसका राइट आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो दोस्तों बी में पूछ रहा है तो बी में इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 120। ठीक है, तो इसका आएगा 120 दोस्तों। तो राइट आंसर क्या आ रहा है आपका? यहाँ पर पदार्थ पूछ रहा है दोस्तों, यानी कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक में आती है। तो दोस्तों यहाँ पर पदार्थ ये भी अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका फाइबर व ग्लास। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों इसके अनुसार आपको, यानी श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या होगा। दोस्तों भी आपको मैंने बताया होगा कि एफ, तो देखो दोस्तों या
ई ब एच, तो 90, उसके 105, 120, 130 और 155। तो बताओ दोस्तों ऑप्शन में 155 मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास में और देखेंगे आगे की क्वेश्चन। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करेंगे, यानी निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग करेंगे दोस्तों? वो होती है आपकी डीसी शंट मोटर, यानी नियत ड्राइव यानी स्थिर घूर्णन गति के लिए हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर बी। तो दोस्तों बी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।